तो अभी मैं 19 साल का हूँ। मैंने सीए में इंटरमीडिएट में ऑल इंडिया रैंक 3 लाया है इन द May 24 अटेम्प्ट। स्टडी जो पॉइंट होता है ना, उसमें आप फोकस नहीं कर पाते। यू शुड फॉल इन लव विद द सब्जेक्ट्स, क्योंकि तभी आप पैशन के साथ आप पढ़ पाएंगे। तो जब मैं पढ़ रहा था तो मैं एट अ टाइम 2-3 सब्जेक्ट फॉलो कर पढ़ता था, और 2-3 सब्जेक्ट की क्लास रोज देखता था एंड उसका रोज रिवीजन करता था। क्योंकि जब डेली आप अगर पन्नों को 10-15 मिनट भी आप पलटाएंगे ना, तो रोज वो आपका क्यूमुलेटिव होता जाएगा। एंड जब आपका सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा तो आपके मन में वो चीजें याद बैठ जाएंगी। सीए जो जिनको मतलब अगर देखा जाए तो वो शेयर होल्डर्स उनको अपॉइंट कर दें या फिर उनके ओनर कंपनी के। नहीं, सो कंपनी ही अपॉइंट करती है, बट जनरल मीटिंग में वो पास होता है, तो एक तरह से शेयर होल्डर्स अप्रूव करते हैं ऑडिटर्स को। आप जो जीएसटी का भी जो भी इंडिया में चल रहा है, तो उसके ऊपर क्या क्या बोलना चाहोगे आप? ओके। तो सबसे पहले तो ये चीज़ है कि जब भी कोई ऐसे चेंजेस होते हैं टैक्स लॉ में, तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको खुद इवैल्यूएट करना चाहिए कि वो क्या चेंज हुआ है। आपको खुद पढ़ना चाहिए कि क्या चेंज हुआ है। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में पॉपकॉर्न के रिलेटेड जो जीएसटी चेंजेस हुए हैं, वो काफ़ी सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। लोग उसके बारे में काफ़ी व्यूज़ दे रहे हैं अपने, कि कैरमल पॉपकॉर्न पे 18% जीएसटी। मैंने सुना वो विड्रॉल्स होता है। हिरे सीए सर का स्वागत है आरटीटी के पॉडकास्ट में। क्या मैं आपके नाम के आगे सीए लगा सकता हूँ? अभी नहीं, क्योंकि अभी मैंने इंटर क्लियर किया है एंड सीए लगाने के पहले हमें फाइनल क्लियर करना पड़ता है, जिसमें मुझे अभी 3 साल है, जहाँ मुझे आर्टिकलशिप भी खत्म करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी एज बता दीजिए। तो अभी मैं 19 साल का हूँ, आई एम 19। एंड इसी एज में आपने थर्ड रैंक लाया सीए। राइट, मैंने सीए में इंटरमीडिएट में ऑल इंडिया रैंक 3 लाया है इन द May 24 अटेम्प्ट। ओके, आप करते हैं पॉडकास्ट। मुझे ये पूछना है कि आप सीए क्यों नहीं लगाते, लगा सकते हैं इस एज में भी, मतलब अभी आगे क्या चीज़ें हैं? ओके, तो मैं सीए का जर्नी बताता हूँ कि कैसे हम एक सीए बन सकते हैं। तो सबसे पहले हमें सीए फाउंडेशन अपियर करना पड़ता है, जो पहला लेवल होता है। ओके। ये हम 12th के बाद कर सकते हैं। हम्म। उसके 1 साल के बाद हम सीए इंटर कर सकते हैं, विच इज़ द सेकेंड स्टेप। जैसे ही आपका सीए इंटर क्लियर हो जाता है, हमें 2 साल की आर्टिकलशिप करनी पड़ती है कोई भी सीए फर्म के अंडर। एंड आर्टिकलशिप खत्म होने के बाद हमें सीए फाइनल के लिए अपियर करना पड़ता है, विच इज़ द फाइनल स्टेप। और जैसे ही हमारा सीए फाइनल हो जाए, हम एक सीए बन जाते हैं, हमें डिग्री मिलती है और हम नाम के पहले सीए लगा सकते हैं। ओके। एंड आप आपने क्या क्वालिफाई किया, मतलब थर्ड रैंक किसके ऊपर बेस में आई अपनी? तो मेरी ऑल इंडिया रैंक 3 सीए इंटर की जर्नी में आई है, और अभी मैं आर्टिकलशिप परस्यू कर रहा हूँ इन विथ ई एंड वाई, विच इज़ वन ऑफ द बिग फोर्स इन इंडिया, इन द वैल्यूएशंस डिपार्टमेंट। ओके, उसके बाद आपके नाम के आगे सीए लग जाएगा। करेक्ट। जैसे ही मैं फाइनल आर्टिकलशिप खत्म करके फाइनल की एग्जाम क्लियर करूंगा, मैं अपने नाम के आगे सीए लगा सकता हूँ। ओके। सो जो कोचेस हैं उन्होंने अपना क्या भूमिका निभाई है इन सब चीज़ों में? ओके, सो कोचिंग मैंने ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट्स के लिए ली थी। हम्म। एंड मैंने ऑनलाइन क्लासेस लिए थे, क्योंकि ऑनलाइन टीचर्स तो मैं पूरे भारत में से जो हर सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड टीचर्स हैं उनसे क्लास ले पाया एंड उनकी नॉलेज गेन कर पाया। सेकेंडली, मैं अपने टाइम के हिसाब से लेक्चर्स देख पाया। मतलब ऐसा नहीं था कि ऑफलाइन क्लास में कैसा होता है, मुझे 7 बजे उठ के वहीं पे जाना पड़ेगा। एंड मुंबई वो शहर में ट्रैवलिंग में ही बच्चों का आधा टाइम निकल जाता है। तो कोचिंग में जब ऑनलाइन कोचिंग होती है, तो ट्रैवलिंग टाइम बच जाता है, अपने हम्म। कन्वीनियंस के हिसाब से देख पाते हैं। और तीसरा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको हर चीज़ देखना ज़रूरी नहीं है। जैसे मुझे कोई चीज़ आती है, मैं वो पार्ट स्किप कर सकता हूँ, और मैं वो फ़ोकस कर सकता हूँ जो मेरा वीक है या जो मुझे अच्छे से पढ़ना है, तो उन उसी पार्ट को मैं देख पाता हूँ अच्छे से। तो ऑनलाइन कोचिंग का बहुत बड़ा रोल रहा है मेरी जर्नी में। तो आपको रैंक 3 मिली है, हुँ। ये आपको पता कब चला? तो हमारी एग्ज़ाम ख़त्म हुई थी 17th मई को, एंड उसके लगभग 2 महीने बाद हमारा रिज़ल्ट आया था। मुझे डेट अभी भी याद है, 11th जुलाई, एंड वो लाइफ़ लॉन्ग याद रहेगी। तो नॉर्मली रिज़ल्ट वेबसाइट पे डिक्लेयर होता है, बट जो ऑल इंडिया रैंक टॉप 3 होते हैं, उनको प्रेसिडेंट रिज़ल्ट के 15-20 मिनट पहले खुद फ़ोन करके रिज़ल्ट बताते हैं। तो मुझे प्रेसिडेंट का ही कॉल आया था कि हिरेश, आपकी ऑल इंडिया रैंक 3 आई है। तो वैसे ही मुझे रिज़ल्ट पता चला। एंड
तो एक्चुअली हम मंदिर ही जा रहे थे क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मेरा ऑल इंडिया रैंक 3 आने वाला है एंड प्रेसिडेंट मुझे रिजल्ट के आधा घंटा पहले फ़ोन करेंगे। तो हम तो मंदिर जा रहे थे कि रिजल्ट आएगा तो उससे पहले घर आ जाएँगे। बट जब मैं रोड क्रॉस कर रहा था मंदिर जाने के लिए, तभी प्रेसिडेंट का कॉल आया एंड मैं रोड के डिवाइडर पे खड़े होके ही उनका फ़ोन उठाया एंड उन्होंने मुझे खबर दी एंड मैं वहीं पे खुश हो गया। मेरे साथ मेरे डैड और भाई भी थे। तो इट वाज़ अ मेमोरेबल मोमेंट फॉर मी। तो ये आपको पता था कि आप 10 में आओगे या फिर टॉप 10 में आओगे कि टॉप 3 में आओगे? तो मतलब काफ़ी सब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं सीए के, बट पेपर देख के मुझे इतना श्योर था कि मुझे ऑल इंडिया रैंक आएगी, बस वो नंबर क्या होगा वो देखना बाकी था। ओके, स्टार्ट करते हैं सही से पॉडकास्ट स्टूडेंट्स के लिए कि स्ट्रैटेजीज़ आप बताइए, आपने स्टडी कैसे की? क्योंकि आज के टाइम पे जो स्टडी जो पॉइंट होता है ना, उसमें आप फ़ोकस नहीं कर पाते। और सबसे पहली बात तो ये है कि आपको जो भी आप परस्यू कर रहे हैं, चाहे आप सीए कर रहे हैं, चाहे आप बीटेक कर रहे हैं, चाहे आप एमबीबीएस कर रहे हैं, आपको उसके लिए पैशन होना बहुत ज़रूरी है या एंड आपको उसमें मज़ा आना चाहिए। मतलब अगर आप सब्जेक्ट्स मतलब आप यू शुड फॉल इन लव विद द सब्जेक्ट्स, क्योंकि तभी आप वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो पैशन के साथ आप पढ़ पाएंगे एंड उसको आप इंजॉय भी करेंगे। इट विल नॉट बी अ बर्डन कि नहीं यार आज मुझे उठ के ये पढ़ना पड़ेगा। इट शुड बी लाइक कि आप सुबह उठे हैं ना, आप मोटिवेटेड हैं कि अरे यस मैं आज कुछ नया पढ़ूंगा, इस सब्जेक्ट में मेरी कुछ ग्रोथ होगी, मुझे कुछ नया सीखने मिलेगा। तो सबसे पहला तो ये है कि आपको पैशन होना चाहिए वो फॉलो करने का, वो परस्यू करने का। सेकंड ये है कि जब आप पढ़ रहे हैं तो एक फोकस बहुत इम्पोर्टेंट है एंड आपके आसपास जो डिस्ट्रैक्शंस है उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। सो सबसे छोटी चीज़ जैसे आजकल हम इंस्टाग्राम या पढ़ाई करते हुए फ़ोन स्क्रॉल कर लिया, किसी का कॉल आ गया, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो वो सब हमें अवॉइड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता था, मैं अपना फ़ोन पढ़ते हुए रूम से बाहर ही रखता था। तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली बात है कि मुझे फ़ोन सामने दिख ही नहीं रहा है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो मेरा फ़ोकस डेविएट होता ही नहीं था। तो आप ये कर सकते हैं एंड जब आप 8 से 10 घंटा जो भी दिन में पढ़ रहे हैं, उस वक़्त अगर आप डिस्ट्रैक्शंस नहीं करेंगे, तो आपका एक फ्लो में अच्छे से पढ़ाई हो गई। फिर जो बाकी दिन बचता है उसमें आप एन्जॉय कीजिए, आप दोस्तों से बात कीजिए, आप थोड़ी देर इंस्टाग्राम देखना चाहते हैं वो देखिए, आपको मूवीज़ पसंद है आप वो देखिए, नीचे खेलना है वो खेलिए। आप स्ट्रैटेजीज़ लिखते थे? सो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जब पढ़ाई कुछ भी करें तो एक टाइम टेबल हमारे माइंड में हो एंड हम मतलब ट्राई करें कि हम वो स्टिक करें, क्योंकि उससे जर्नी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे अभी जैसे मैंने टाइम टेबल बनाया है कि मुझे ये हफ्ते में ये ख़त्म करना है। तो आपका जब टाइम टेबल ख़त्म हो जाए तो आप आधा दिन फ्री रखिए कि ये दिन मैं पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करूँगा, मैं दोस्तों के साथ बाहर जाऊँगा। तो जब आपके सामने टाइम टेबल होगा ना तो आप अपने दिन को बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएँगे। देखने जाए तो दिन में 24 घंटे हैं, 8 घंटे आप सो लिए, आपने 10 घंटा पढ़ाई कर ली मैक्स टू मैक्स। आप स्लीप तो पूरी लेते थे? यस, सो एक और पॉइंट है कि हमें स्लीप पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी एफिशिएंसी हिल जाती है। तो जो चीज़ मैं 2 घंटा या 3 घंटे में ख़त्म कर सकता हूँ, वही पढ़ने में मुझे 4 या 5 घंटे लगेंगे। तो आई थिंक इससे बढ़िया है कि आप 8 घंटा सोइए, आप 10 घंटा पढ़ रहे हैं, 10 घंटा पढ़िए। फिर भी दिन में आपके पास 5-6 घंटा बचता है जिसमें आप बाकी चीज़ें कर सकते हैं। आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दे सकते हैं, आप दोस्तों से बात कर सकते हैं, आप पेरेंट्स के साथ बैठ के डिनर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो दिन को अच्छे से स्प्लिट कीजिए। ओके, आपके 6 सब्जेक्ट थे, हुँ, आपने कैसे उसको डिवाइड किया? ओके। सो जब मैं पढ़ रहा था, तो मैं एट अ टाइम 2-3 सब्जेक्ट फ़ॉलो कर पढ़ता था। 2-3 सब्जेक्ट की क्लास रोज़ देखता था एंड उसका रोज़ रिवीजन करता था। क्योंकि जब डेली आप अगर पन्नों को 10-15 मिनट भी आप पलटाएँगे ना, तो रोज़ वो आपका क्यूमुलेटिव होता जाएगा एंड जब आपका सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, तो आपके मन में वो चीज़ें याद बैठ जाएँगी। तो जिस दिन आप पढ़ते हैं, उसी दिन आप 10-15 मिनट पेजेज़ को फ्लिप करके अपने माइंड में बिठा लीजिए, इससे आपको हेल्प होगा। उसके बाद जब सारी क्लासेस खत्म हो जाती हैं, तब मैं रिवाइज़ करने जब बैठता था, तो मैं दिन में एक ही सब्जेक्ट लेता था। क्योंकि जब आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो आप उस ज़ोन में चले जाते हैं। हुँ, लाइक एक टैक्स पढ़ने के लिए आपको एक ज़ोन में जाना पड़ता है। आप जब अकाउंट्स पढ़ते हैं, वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है, उसमें आपको सम्स करने होते हैं, तो एक अलग ज़ोन हो जाता है। तो जब एक सब्जेक्ट का फ्लो बैठ जाता है ना, तो आपको उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आपको वही फ्लो में उस दिन वो सब्जेक्ट ढंग से पढ़ना चाहिए। ओके, तो फैमिली इम्पोर्टेंट होता है
सराउंडिंग इम्पोर्टेंट होता है पढ़ाई करने के टाइम पे? सो आई थिंक सराउंडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके पूरे जर्नी में, क्योंकि जैसे आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो मेरे मॉम और डैड दोनों ही सीएज हैं। मेरा भाई भी सीए है। तो मेरे भाई ने जैसे रिसेंटली ही अपनी पढ़ाई पूरी की थी, तो उनसे काफ़ी गाइडेंस मिलती थी। उन्होंने मुझे टीचर्स रिकमेंड किए, या जैसे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो गाइडेंस दी, या मुझे कभी कुछ भी डाउट होता था, कुछ भी पूछना है, किसी से कुछ शेयर करना है, तो ऑलवेज़ मेरा भाई होता था, या पेरेंट्स भी फॉर दैट फैक्ट। कभी कोई प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में कुछ पूछना है कि मॉम या डैड, जैसे मैं ये लॉ में ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सेक्शन पढ़ रहा हूँ, तो जैसे आप ये रियल लाइफ में यूज़ करते हैं, तो ये कैसे, मतलब आप कुछ एग्जांपल दे सकते हैं? या जैसे कभी डिनर टेबल कन्वर्सेशन हो गई कि मॉम या डैड बोल रहे हैं कि आज ऑफिस में ये हुआ या वो हुआ, तो वो मैं कनेक्ट कर पाता था कि अरे हाँ, ये तो मैंने आज ही पढ़ा था, यू नो? तो एक वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। प्लस जैसे फैमिली ऑफ सेज है, तो उनको पता है कि मुझे क्या चैलेंजेस हैं अपनी जर्नी में, तो एक वो सपोर्ट रहता है पेरेंट्स के साथ, एंड वो मतलब गाइड कर पाते हैं बेटर कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एंड एक और इम्पोर्टेंट है कि आपका पीयर ग्रुप, आपके फ्रेंड्स भी अच्छे होने चाहिए, जो आपके 2-3 दोस्त ऐसे होने चाहिए जिनसे आप डाउट्स पूछ सकें। आप मतलब आजकल ये भी है कि आप साथ में टाइम टेबल बनाएँ, तो आपको भी मोटिवेशन रहता है कि आज उसने भी ये खत्म किया, मैंने भी ये खत्म किया। उसके बाद हम दोनों ने टेस्ट लिखे और हम इवैल्यूएट कर सकते हैं एक-दूसरे का कि क्या कमी है, कैसे उसको इम्प्रूव करें। मुझे वो सब। क्वेश्चन ऐड करना है कि अगर कोई टॉपिक हार्ड है और कोई टॉपिक सिंपल है, तो हमें टॉपिक हार्ड को जल्दी पढ़ना चाहिए या फिर सिंपल को? क्योंकि एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में, ओके। क्योंकि उस समय हमें उसे लिखना भी है। हुँ, तो एज़ अ सीए, एज़ अ रैंक आप क्या हुँ। सोचते हैं? तो जो आपका वीक स्पॉट है, उस मतलब वीक सब्जेक्ट है, उसको आपको ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। तो स्टार्टिंग में पढ़ना चाहिए। यस, मतलब जब जब स्टार्टिंग में ज़रूरी नहीं है, बट जब भी आपका माइंड फ्रेश होता है ना, तो आप वो सब्जेक्ट उठाइए। जैसे दिन में मान लीजिए आप सुबह उठ के फ्रेश फ़ील करते हैं, तो उस टाइम उठा लीजिए, या कुछ-कुछ लोग रात को पढ़ना पसंद करते हैं। तो जब भी आपको लगता है कि आपका माइंड फ्रेश है, तब उस सब्जेक्ट या उस टॉपिक को उठाइए, एंड ट्राई कीजिए कि आप उसको अंडरस्टैंड कर पाएँ। हुँ। क्योंकि एग्ज़ाम में जो टफ पार्ट है, वो भी पूछने ही वाले हैं, एंड जो पास या फेल का जो फ़र्क होता है, या रैंक या नॉन रैंक का फ़र्क होता है, वो यही टॉपिक से आता है। अगर मैं छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँ, तो हमारे जो सीए स्टूडेंट्स हैं, 90 टू 95% लोगों को ऑडिट सब्जेक्ट से डर लगता है, एंड मुझे भी ऑडिट से पहले ऐसा लगता था कि यार, मैं कैसे याद कर पाऊँगा? ओके। जी, मेरे पहले आप हाँ, ऑडिट समझा दीजिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं है ऑडिट होता क्या है? ये ओके। तो सरल शब्दों में समझाऊँ तो जैसे हम ओनर्स, शेयर होल्डर्स हैं, जो ओनर्स हैं कंपनी के, या बट जो डे टू डे चीज़ें होती है कंपनी में, वो तो मैनेजमेंट करता है। तो ऑडिट में हम ये चेक करते हैं कि क्या मैनेजमेंट सही कर रहा है, क्या कंपनी में कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, या जो प्रॉफिट या जो बैलेंस शीट बन रही है, तो क्या वो एज़ पर रेगुलेशंस, एज़ पर लॉ बन रही है या नहीं बन रही है। तो ये सब चेक होता है ऑडिट में। तो सीए जो हुँ। जिनको मतलब अगर देखा जाए तो वो शेयर होल्डर्स उनको अपॉइंट करते हैं या फिर उनके ओनर कंपनी के? नहीं, सो कंपनी ही अपॉइंट करती है, बट जनरल मीटिंग में वो पास होता है, तो एक तरह से शेयर होल्डर्स अप्रूव करते हैं ऑडिटर्स को। एंड ये जो ऑडिटर्स होते हैं, ये कंपनी से रिलेटेड नहीं हो सकते हैं, हुँ। ताकि जैसा हम ऑडिट में पढ़ते हैं इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, तो ये जो होते हैं, ये कंपनी से रिलेटेड लोग नहीं होते जो चेक करते हैं। जैसे बिग फोर फर्म्स होती है जो बड़े बड़े कंपनीज का ऑडिट करते हैं, या सीए फर्म्स, ज़्यादातर लोग जो प्रैक्टिस करते हैं, वो कंपनीज का ऑडिट करते हैं। इसमें फ्रॉड हो सकता है? देखो, होने को तो काफ़ी कुछ हो सकता है, मतलब 100% प्रूफ तो नहीं है, बट डेफ़िनिटली, मतलब अगर आप पकड़े गए, तो फिर आप पे पेनल्टीज़ इम्पोज़ करेगा आईसीएआई। एंड अगर आप रिसेंट न्यूज़ पढ़ रहे हैं, तो जैसे ही पता चलता है कि आपने फ्रॉड में सपोर्ट दी, मतलब ऑडिटर्स ने फ्रॉड में सपोर्ट किया है, तो आपके ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं, आपका सीए का डिग्री वापस ले लिया जाता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एज़ अ सीए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इतने सारे लोगों को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, जिनके पैसे लगे हुए हैं कंपनी में, तो ईमानदारी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जो ऑनेस्टी होती है सीए में, वो हमेशा होनी चाहिए, आई थिंक। ओके। अगर सीए से हट के मैं बात करूँ आपकी मेंटालिटी के ऊपर, तो एज़ अ मेंटालिटी आप जो जीएसटी का भी जो भी इंडिया में चल रहा है, तो उसके ऊपर क्या क्या बोलना चाहोगे आप? ओके।
तो सबसे पहले तो ये चीज़ है कि जब भी कोई ऐसे चेंजेस होते हैं टैक्स लॉ में, तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको खुद इवैल्यूएट करना चाहिए कि वो क्या चेंज हुआ है। आपको खुद पढ़ना चाहिए कि क्या चेंज हुआ है। जैसे कि अभी हाल-फिलहाल में पॉपकॉर्न के रिलेटेड जो जीएसटी चेंजेस हुए हैं, वो काफ़ी सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। लोग उसके बारे में काफ़ी व्यूज़ दे रहे हैं अपने, कि कैरेमल पॉपकॉर्न पे 18% जीएसटी चार्ज होगा। बट अगर आप वो क्लैरिफ़िकेशन पढ़ेंगे गवर्नमेंट का, मैंने सुना वो विथड्रॉल्स होता है। तो हमारा पॉपकॉर्न का रेट है, वो थिएटर्स में 5% ही रहेगा, भले ही आप सॉल्टेड हुँ, पॉपकॉर्न लें या कैरेमल पॉपकॉर्न लें। तो अगर आप देखेंगे तो कंज्यूमर्स जो मेन थिएटर में ही पॉपकॉर्न कंज़्यूम करते हैं, उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है इससे। तो बनी-बनाए जो मीम्स चल रहे हैं, उन पे फ़ोकस किए बिना आप खुद रिसर्च कीजिए कि क्या चेंज हुआ है, खुद पढ़िए एंड खुद समझिए इन चीज़ों के बारे में। ओके। बाहर कंट्रीज़ में जो जीएसटी होता है, वो मतलब इंडिया से कम ही होता है थोड़ा, यूरोपियन स्टेट्स में देखा जाए और उनकी चीज़ें बहुत वो ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं और इंडिया में ऐसा नहीं हो रहा है। और 140 करोड़ की आबादी में 2% के लोग देते हैं जीएसटी एंड बेनिफिट सबको मिल रहा है। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? ओके। सो सबसे पहली बात है कि अगर आप देखेंगे इंडिया में सिर्फ़ 2% टैक्स पेयर्स इनकम टैक्स पे करते हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए मेरी ₹100 की इनकम है, तो पहले मैं उस पे 40% इनकम टैक्स पे कर रहा हूँ एंड मेरे हाथ में मान लीजिए ₹60 बच के आ रहे हैं। ओके। वो जो ₹60 बच रहे हैं, उससे मैं कोई भी चीज़ खरीदता हूँ, उस पे जीएसटी लग जाता है 18%, 28%। तो आप देखिए कि हमारी इनकम का कितना ज़्यादा पोर्शन टैक्स भरने में ही चले जाता है एंड हम टैक्स भर रहे हैं, इसके सामने हमें कोई बेनिफिट्स नहीं है। जैसे कुछ-कुछ कंट्रीज़ हैं फॉरेन में जो ज़्यादा टैक्स लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ इंडिया में ही बहुत हाई टैक्स है। बट उन कंट्रीज़ में फिर उसके सामने हमें बेनिफिट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। उन्हें हमें हमारा मेडिकल के एक्सपेंसेस गवर्नमेंट लुक आफ्टर करती है। व्हेयरएज़ इंडिया में अगर हम देखें, तो काफ़ी गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं, उनमें ट्रीटमेंट के प्रॉपर फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं है। तो जो हम टैक्स पे कर रहे हैं, इसके सामने हमें कोई बेनिफिट्स ही नहीं है। तो हम टैक्स क्यों पे करें? ये हमारे जनता का क्वेश्चन है जो गवर्नमेंट से है, कि आप टैक्स भले ही कलेक्ट कर लीजिए, बट टैक्स मनी से आप हमारे देशवासियों को कुछ बेनिफिट्स दीजिए एंड आज मान लीजिए सैलरी के लोग हैं, उनके हाथ में जो सैलरी आती है वो टीडीएस कट के ही आती है। बट उनको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं सैलरी पे, मतलब सैलरी पे जीएसटी, सॉरी सैलरी पे इनकम टैक्स पे करने का? कोई बेनिफिट्स नहीं है उनको। इससे बढ़िया अगर आप सामने बेनिफिट्स पे कर रहे हैं, तो ज़्यादा लोग टैक्स भी पे करेंगे और जब ज़्यादा लोग, भारत के 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है, अभी सिर्फ 2% पे कर रहे हैं टैक्स। जब ये नंबर बढ़ेगा, तो ऑटोमैटिकली आपके टैक्स रेट्स हर इंसान के लिए कम हो जाएँगे। हुँ, तो आई थिंक आपको जो टैक्स कोड है, उसमें रिफॉर्म्स लाने चाहिए। ओके। एंड एक क्वेश्चन था मुझे जो मेरी राइटर ने मुझे पूछा था वो कि क्या एक सीए एक अच्छा कंपनी ओनर बन सकता है? जी, ज़रूर। आई थिंक आजकल अगर आप देखेंगे, तो 10-20 साल डिफरेंस पहले ओके, डिफरेंस क्या होगा? क्योंकि अगर एक नॉर्मल इंसान बन रहा है, तो वो थियोरेटिकल सोचेगा। करेक्ट। और अगर जब एक सीए एक कंपनी को चलाएगा, तो एक प्रैक्टिकली वो सोचेगा वो, ठीक है? कि भई अगर 100 करोड़ का धंधा करना है, हुँ, तो उसमें से वो कितना कर सकता है और कितना नहीं कर सकता है। राइट। तो कैन यू एक्सपीरियंस? ओके। सो जैसा कि मैं बोल रहा था कि जो सीए की डिग्री है, हुँ, पहले लोगों को लगता था कि ये सिर्फ़ टैक्स और ऑडिट के लिए ही सीए करते हैं लोग। बट अगर आप रीसेंट ट्रेंड्स देखेंगे, तो काफ़ी बदल चुका है परसेप्शन। हमें जो सीए स अगर आप हमारा करिकुलम देखेंगे, हमें ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट का नॉलेज दिया जाता है। हमें अकाउंट्स पढ़ाया जाता है, फाइनेंस के बारे में पढ़ाया जाता है, टैक्स के बारे में बताया जाता है, ऑडिट के बारे में बताया जाता है, कॉस्टिंग के बारे में बताया जाता है। तो अगर आप देखेंगे, तो हमें हर फील्ड का नॉलेज दिया जाता है, जो एक बिज़नेस चलाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जैसे अब अगर एग्ज़ाम्पल दूँ, तो मेरी मॉम ही है। मेरी मॉम एक लाइव एग्ज़ाम्पल एंड इंस्पिरेशन है। अभी वो एक लिस्टेड कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो पूरा बिज़नेस रन कर रहे हैं। हुँ, तो आजकल सीएज़ रिस्ट्रिक्टेड नहीं है सिर्फ़ टैक्स और ऑडिट में, हम काफ़ी अलग-अलग फ़ील्ड्स में जा रहे हैं। और एक सीए एक बिज़नेस को अच्छे से समझ पाता है कि कैसे कम से कम कॉस्ट में हम बेटर कर सकते हैं, जो एक सीए बहुत अच्छे से जानता है। एंड सिंस हमें हर सब्जेक्ट का नॉलेज दिया जाता है, तो हमें हर फ़ील्ड के बारे में पता होता है।
तो एक जैसे आजकल स्टार्टअप भी ट्रेंड कर रहा है, तो आप अगर देखेंगे तो काफ़ी सीए स्टार्टअप्स भी शुरू कर रहे हैं। तो धीरे-धीरे क्योंकि उन्हें फाइनेंस की उतनी अच्छी नॉलेज है, उन्हें कंपनी रन करने आता है इसलिए? करेक्ट, क्योंकि हमें हर फील्ड का नॉलेज भी दिया जाता है। तो अगर हम उसे प्रैक्टिकल लाइफ में अच्छे से यूज़ करें, हुँ। क्योंकि आपको डिग्री मिलेगी, आपको इंस्टीट्यूट नॉलेज प्रोवाइड कर सकता है। अगर आप उसे बेहतरीन तरीके से रियल लाइफ में अप्लाई कर पाएँ, हुँ, देन स्काई इज़ द लिमिट। ओके। सो क्या सीए की स्टडीज़ में आपको ये सिखाया जा सकता है क्या? मतलब सिखाते हैं कि एक कंपनी रन कैसे करते हैं? ओके। तो अगर आप देखेंगे तो कौन-सा टॉपिक है? डायरेक्टली ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अलग-अलग सब्जेक्ट्स में हमें ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। इंस्टीट्यूट भी काफ़ी रिफॉर्म्स ला रहा है, तो अभी उन्होंने 4 ऑनलाइन पेपर्स लाए हैं जो हमें इंटर और फाइनल के बीच में अपीयर करना पड़ता है। उनमें एक सब्जेक्ट स्टार्टअप का भी है। तो धीरे-धीरे जो इंस्टीट्यूट है वो भी इन चीज़ों को प्रमोट कर रहा है। कॉन्फ्रेंसेस होते हैं जहाँ स्टार्टअप्स के बारे में बताया जाता है। अलग-अलग चीज़ों के बारे में हमें गाइडेंस दी जाती है, प्रैक्टिकल लाइफ़ के बारे में हमें बताया जाता है। तो एज़ अ सीए स्टूडेंट हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ओके। जो कि अभी धीरे-धीरे सी इंस्टीट्यूट भी चालू कर रहा है। हिरेश, अगर हम इंडस्ट्रियल के ऊपर बात करते हैं, तो एक सीए का प्रोफ़ेशनली लाइफ़ कैसा है? एक फ्यूचर कैसा है प्रोफ़ेशनली? ओके। तो एज़ अ सीए जैसा कि मैंने बोला, अब हम सिर्फ़ टैक्स और ऑडिट से रिस्ट्रिक्टेड नहीं हैं। हम काफ़ी अलग-अलग फ़ील्ड्स में जा सकते हैं एंड सीए करने से हमारा माइंड ओपन हो जाता है एंड हम काफ़ी चीज़ें विजुअलाइज़ कर पाते हैं। तो आजकल सीएज़ या तो हम खुद की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहाँ हम टैक्स या ऑडिट का काम कर रहे हैं। दूसरा, फ़ाइनेंस में आजकल काफ़ी रोल्स ओपन हो गए हैं, जहाँ हम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, प्राइवेट इक्विटी जैसे फ़ील्ड्स में जा सकते हैं। थर्ड, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, जहाँ हम कंपनीज़ को एडवाइस कर सकते हैं कि वो अपना प्रॉफ़िट कैसे बढ़ाएँ, अपना मार्केट शेयर कैसे ग्रो करें। ये सब चीज़ों पे सीएज़ एडवाइस कर सकते हैं उन्हें। मुझे एक ऐड करना है कि जो सैलरी है और बिज़नेस है, तो सीए किसको जॉइन करें? कभी हमने सुना है कि जो सैलरी में होते हैं वो 6 लाख, 10 लाख, 20 लाख उनका सैलरी होता है और इंडिया सपोर्ट भी नहीं करती बिज़नेस वालों को। ओके। तो अब ये पर्सनल चॉइस पे होता है कि आपको क्या पसंद है। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, आपके पास कोई अच्छा माइंड है एंड आप रेडी हैं टू टेक द चैलेंज टू वर्क दैट मेनी आवर्स, आपको बिज़नेस करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ आजकल जो बूम चल रहा है कि स्टार्टअप है या बिज़नेस है, मतलब सिर्फ़ ये बज़वर्ड सुन के ही वो उनका होता है कि नहीं, मुझे एक स्टार्टअप करना है, वो माइंडसेट नहीं होना चाहिए। काफ़ी लोग होते हैं जो जिन्हें जॉब करना पसंद है, जिन्हें सैलरी पे काम करना है, एक फ़िक्स्ड लाइफ़ चाहिए, एक फ़ाइनेंशियल मतलब कुछ लोग इतना रिस्क नहीं ले पाते हैं कि बिज़नेस शुरू करें। तो उनके लिए सैलरी एक जॉब करना भी एक अच्छा ऑप्शन है एंड जो 6 टू 10 लाख की सैलरी की बात हो रही है, वो ज़रूरी नहीं है। मतलब ये अपने कैलिबर पे डिपेंड करता है। आप अपने आप को कैसे ग्रूम करते हैं, आपका कम्युनिकेशन कैसा है। अगर आप देखेंगे तो अपर एंड पे 25 टू 30 लाख पैकेजेस भी ऑफर होते हैं सीएस को। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपने आप को कैसे ग्रूम करते हैं, आपका कम्युनिकेशन कैसा है, आप सीए में जो पढ़ रहे हैं, उसके अलावा आप अपने आप पे कैसे ध्यान दे रहे हैं। आई थिंक ये सब फैक्टर्स काफ़ी रोल प्ले करते हैं। अभी कुछ स्टूडेंट्स ने आपके लिए क्वेश्चन दिया है, मैं आपको पूछूँगा और आप उसका आंसर दीजिए। एक सीए कैंडिडेट के अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? ओके। सो सबसे पहला है आपका कम्युनिकेशन आज की तारीख में बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे कि क्योंकि जैसे कि आपको अपने आइडियाज़ पुट अक्रॉस करने का मतलब आप अपने आइडियाज़ पुट अक्रॉस कर पाएँ। कम्युनिकेशन का मतलब इंग्लिश जानना नहीं होता है। आप हिंदी में भी बताएँ, लेकिन आपका पॉइंट सामने वाले को समझ आना चाहिए। क्योंकि अगर आप आज की तारीख में देखेंगे, तो एमबीएस को क्यों प्रेफ़र करते हैं? क्योंकि वो अपनी बातचीत से लोगों का दिल जीत पाते हैं, वो अपने आइडियाज़ को सेल कर पाते हैं दूसरों को, जो कि एक सीए नहीं कर पाता, क्योंकि वो अपने आप पे कम्युनिकेशन पे वर्क नहीं करते हैं। तो अगर हम अपने टेक्निकल नॉलेज के साथ, जो आई एम 100% श्योर एक एमबीए से ज़्यादा होगा, अगर हम उसके साथ अपने कम्युनिकेशन पे इम्प्रूव करें, तो नॉलेज के साथ-साथ आप अपने कम्युनिकेशन के साथ बहुत ग्रो कर सकते हैं एंड सीए की डिग्री आपको सिर्फ एक प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करता है। उसके ऊपर जाने के लिए आपका कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट होता है, आपकी मेंटल टफनेस, आपका परसिवियरेंस। जैसे कि सीए की डिग्री करते हुए भी आपके लाइफ में काफ़ी चैलेंजेस आएँगे, आपको काफ़ी दिन पढ़ने का मन नहीं होगा, पर कैसे आप उसको ओवरकम करते हैं, आप अपने कैसे चैलेंजेस को ओवरकम करते हैं, कैसे आप अपने डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स को टैकल करते हैं, ये सब चीज़ें आपको मेंटली टफ़ बनाता है। आप
आपके हैबिट्स को डेवलप करता है। अगर आप देखेंगे तो सीएस का डिसिप्लिन काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि हमारा जो रिगरस करिकुलम है, वो हमें एक डिसिप्लिन्ड इंडिविजुअल बनाता है। तो आई थिंक ये सब क्वालिटीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। सेकेंडली, आप पढ़ाई कर रहे हैं, नो डाउट 8 से 10 घंटा, बट रोज़ हमें न्यूज़ पढ़ना चाहिए। डेली लाइफ में क्या-क्या चेंजेस आ रहे हैं, लाइफ मतलब जो भी इंडस्ट्री में चेंजेस हो रहे हैं, उससे अपने आप को अपडेट रखिए। डोंट नेग्लेक्ट ऑल दीज़ थिंग्स, बिकॉज़ जब आप प्रैक्टिकल किसी कंपनी में जॉब करने जाएँगे, तो सीए की डिग्री के साथ-साथ आपको ये चीज़ें भी आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। ओके, ये है कि हिरेश सर, आपने ऐसी कौन सी गलतियाँ की हैं अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे कि आपको फर्स्ट रैंक आ पाती? ओके। सो रैंक देखिए, दिस इज़ द रिज़ल्ट, जिसमें काफ़ी फैक्टर्स होते हैं, लक का भी एक रोल होता है, बट जो हम सही कर सकते हैं वो है अपना प्रिपरेशन। प्रिपरेशन हमेशा 100% होना चाहिए, आपकी रैंक आए, आपकी रैंक 1 आए, आपकी रैंक 3 आए, आपकी रैंक 5 आए, 10 आए, बट आपका प्रिपरेशन हमेशा अच्छा होना चाहिए। बाकी रिज़ल्ट तो भगवान के हाथ में है, बट जो प्रिपरेशन है हम सही कर सकते हैं कि जो आपने गलतियाँ की हैं। तो गलतियाँ जैसे कि मैं बताऊँ, जो पहले वीक सब्जेक्ट थे, मतलब मैंने उस पे वर्क किया। अ, गलतियाँ जो की कि मैंने थोड़ा लेट शुरू किया अपना प्रिपरेशन। तो जैसे मेरा जो फाउंडेशन का एग्ज़ाम था, मैंने उसके 1 महीने बाद शुरू किया पढ़ना। अ, वो आप पीरियड एलिमिनेट कर सकते हैं, आप अपने फाउंडेशन के एग्ज़ाम के बाद। अगर आपको पता है कि आप पास होने वाले हैं, तो सीधा शुरू कर दीजिए पढ़ना, बिकॉज़ फाउंडेशन और इंटर का जो गैप है, वो टफ़नेस में काफ़ी अलग लेवल पे है। जब फाउंडेशन 12th के ही ऑन पार हम कह सकते हैं, बट जो फाउंडेशन से इंटर तक का जर्नी है, वो काफ़ी एक जंप लेता है अपने सीए के लाइफ में। एंड जो ड्यूरेशन है फाउंडेशन और इंटर के बीच में, वो सिर्फ 9 महीने का है। तो ये जो टाइम है, इसमें 6 सब्जेक्ट पढ़ना जो नए सब्जेक्ट्स हैं। टैक्स एक नया सब्जेक्ट है, ऑडिट एक नया सब्जेक्ट है, कॉस्टिंग एक नया सब्जेक्ट है जो हमने अपने स्टूडेंट लाइफ में कभी नहीं पढ़ा है। तो इन सब्जेक्ट्स को जो पढ़ने के लिए हमें टाइम देना पड़ता है, उन्हें समझने के लिए अच्छा खासा टाइम देना चाहिए। सेकंड ये है कि जब हम पेपर दे के आते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा पेपर अच्छा नहीं जाए। तो जैसा कि मैं बताऊँ, तो मेरा जो पहला पेपर था अकाउंट्स का, वो दे के मैं घर आया। एंड मुझे पता था कि मेरा पेपर इतना अच्छा नहीं गया है, एंड मैंने पेरेंट्स से आके यही बोला, शायद मेरी रैंक 1 नहीं आएगी, क्योंकि मेरा पहला पेपर अच्छा नहीं गया है, और शायद रैंक भी ना आए। बट 1 घंटा मैंने वैसे ही टाइम वेस्ट किया, बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि पेपर तो हो चुका है। मेरे पास 1.5 दिन है अगला सब्जेक्ट प्रिपेयर करने के लिए। अब मैं कैसे ये जो मार्क्स मेरे जो अकाउंट्स में कम आएँगे, कैसे मैं अगले सब्जेक्ट्स में इम्प्रूव कर सकूँ? क्या मैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल सकता हूँ कि बाकी सब्जेक्ट्स में मैं कवर अप कर पाऊँ एंड एक अच्छा रैंक स्कोर कर पाऊँ? तो काफ़ी लोग बाउंस बैक नहीं कर पाते हैं पेपर देने के बाद। तो आई थिंक वो भी एक इम्पोर्टेंट है कि आपको कई बार होता था कि मुझे ये चैप्टर समझ नहीं आता था पहली बार में। मैंने इसके लेक्चर्स देखे या मैंने बुक से पढ़ाई की, बट मुझे चैप्टर नहीं समझ आया। एंड ऐसे काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हमें 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ता है। तो लोग पहली बार में ही गिव अप कर देते हैं। तो आई थिंक ये हमें इम्प्रूव करना चाहिए कि गिव अप नहीं करना है, बाउंस बैक करना है। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है, उसे 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, अल्टीमेटली समझ आ जाता है। ओके। हिरेश, दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ आवर पॉडकास्ट एंड इसमें मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एंड में आप जो स्टूडेंट्स हैं, यंग यूथ हैं, उन्हें क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि नॉलेज लाइफ में क्या होता है एंड सक्सेस लाइफ में क्या होता है? ओके। एज़ अ बाय द नॉलेज। ओके। सो ये जो हमारी एज होती है 18 टू 22, 23, ये करियर डिफाइनिंग एज है हमारी, जहाँ हम अगर 4 या 5 साल मेहनत कर लें, तो आगे के 40 साल आसान होंगे कंपैरेटिवली। अगर हमारे पास डिग्री होगी, तो हम अपने आप को कॉन्फिडेंट फ़ील करेंगे। हम किसी के सामने जॉब एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो डिग्री होना एक बहुत इम्पोर्टेंट है। डिग्री आपको एक प्लेटफ़ॉर्म देगा, बट इससे आगे जाने के लिए आपको अपनी मेंटल टफ़नेस, आपकी डेडिकेशन, आपका लाइफ़ में क्या एम्बिशन है, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप सपने नहीं देखेंगे, तो सपनों को पूरा मतलब आपको सपने देखना पड़ेगा ताकि आप वो लाइफ़ में अचीव कर पाएँ। तो अपने सपनों को अच्छा रखिए, लाइफ़ में एम्बिशन रखिए, जो आपको अचीव करे। आप रोज़ सुबह उठें, तो आपको मोटिवेशन दे कि आज मुझे
ये करना है जिससे कि ये मेरा गोल अचीव हो। तो एम्बिशन होना एक बहुत ज़रूरी है। दूसरा, बहुत लोग आजकल कहते हैं कि नॉलेज ही सब कुछ होता है। बट वर्ल्ड में इतना कॉम्पिटिशन है एंड ये एक हार्श रियलिटी है कि अगर आपके पास डिग्री नहीं होगी, जो पढ़ के हमें मिलती है, तो आपको लोग जॉब्स ऑफ़र नहीं करेंगे, क्योंकि क्राइटेरिया ही ये होता है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आपके पास सीए की डिग्री होनी चाहिए, या ये रिक्वायरमेंट्स होती है काफ़ी फ़ील्ड्स की। तो जब आपके पास एक डिग्री होगी, तो आप अपने नॉलेज को यूज़ कर पाएँगे। तो मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि डिग्री लेना भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आप नॉलेज या जो आप डेली लाइफ में चीज़ें सीखते हैं, उसके साथ-साथ एक डिग्री होगी, तो स्काई विल बी द लिमिट एंड यू विल बी एबल टू अचीव ग्रेट थिंग्स इन लाइफ। थैंक यू। ओके हिरेश, जैसे आपने कहा कि आपकी फैमिली भी सीए के बैकग्राउंड में है, तो क्या हम आपके मॉम से मिल सकते हैं? सो मैम, आपको कैसे लग रहा है कि थर्ड रैंक आई है आपकी बेटे की? बहुत बहुत खुशी हो रही है। आई एम लाइक अ प्राउड मॉम ऑफ अ प्राउड रैंकिस्ट बॉय। सो मैं बहुत खुश हूँ। और हम तो हमारे टाइम में रैंक नहीं ला पाए, बट मेरे बेटे ने हमारे मेरे हस्बैंड हमेशा चाहते थे कि उनकी रैंक आए। आई थिंक उनका बड़ा सपना था, तो जो इसने पूरा किया। सो हम बहुत खुश हैं इससे। पहले के टाइम पे सीए के एग्जाम्स होते हैं और अभी तो टफनेस बढ़ गई है कि घटी है? मैं बोलूँगी टफनेस तो उतनी ही रही है, लेकिन आज के बच्चों को ज़्यादा लिटरेचर, ज़्यादा वीडियोज़, ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है, जो उस ज़माने में हमारे पास नहीं था। हमारे पास जो इंस्टीट्यूट से स्टडी मटेरियल आते थे, उतना ही कंटेंट था। आज इनके पास उससे 10 गुना कंटेंट है। ये लोग यूट्यूब पे जाके वीडियोज़ देख सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। हमारे टाइम पे कोई क्लासेस भी नहीं थी। और स्पेशली क्लासेस 1-2 होती थी, बट वो इतनी अफोर्डेबल नहीं थी। लाइक मैं क्लास कभी कर नहीं पाई क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं क्लास में जा सकूँ। बट आज के बच्चों को विद गॉड्स ग्रेस काफ़ी कुछ फ्री भी अवेलेबल है, और इनको तो अवेलेबल था बिकॉज़ वी वर वेल टू डू, तो उन्हें वो प्रॉब्लम नहीं आई। एज ए मॉम, आप क्या यूथ को बोलना चाहेंगे? सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने ड्रीम्स बड़े देखो, बिकॉज़ इफ यू ड्रीम बिग, यू विल अचीव देम। दूसरी बात है कि डेडिकेशन से पढ़ाई करो। जो कर रहे हो वो डेडिकेशन से करो, और उसको लव योर वर्क, सो लव योर स्टडीज। तो अगर आप हर चीज जो कर रहे हो उसको खुशी से करोगे तो वो अच्छी होगी। बहुत बार क्या होता है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, किसी का फोन आ रहा है, घर में मेहमान आ रहे हैं। यार 4 साल मेहमान छुट्टियां अगर हम कम कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दिवाली, 3 साल दिवाली अगर आप छोटे में सेलिब्रेट करोगे तो 30 साल अच्छी सेलिब्रेट कर पाओगे। यही मैं अपने बच्चों को भी बोलती हूँ कि दिवालियाँ तो हर साल आएंगी, बर्थडे तुम्हारे हर साल आएंगे, लेकिन 3 साल अगर सैक्रिफाइस करोगे, कम शादियों में जाओगे, कम पार्टीज में जाओगे, तो तुम ज्यादा सक्सेसफुल बन पाओगे। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंस्टाग्राम, फेसबुक इतना कुछ है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। जैसे कि हमारे घर में रूल है कि जब आप पढ़ रहे हो तो फोन बाहर रखना है। ये शायद हिरेश ने भी बोला होगा। तो ये हमारी एक ट्रे है जहाँ पे सबके फ़ोन रखे जाते हैं जब वो पढ़ रहे हैं। पढ़ाई के बाद आप फ़ोन ले लो, जो करना है करो। आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ फ़ोन इज़ द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन ऑफ दिस वर्ल्ड इन टुडेज़ जनरेशन। सो दैट इज़ माय सजेशन। Okay, wait guys. First of all, thank you so much for 20K subscribers and 20K followers and 6K subscribers. एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया हमें, आज यहाँ तक हम पहुँच पाए। 70K पॉडकास्ट हमने आज तक कर चुके हैं। एंड प्लीज़ ऐसे बनी रहिए लाइफ में, हर चीज़ को पाने की कोशिश कीजिए। एंड मिलते हैं नए पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच।